चैप्टर 11 अदृक की पजेसिवनेस। अब तक मन्नत की आंखों में फिर से अदृक की ख्याल आ गया था। उसकी वो गहरी आंखें और जिस तरह वो मुझे देख रही थी, और अदृक किस तरह पागलों की तरह उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक अजीब सा आकर्षण था। अब आगे कैंटीन से थोड़ी देर बाद तीनों अपनी क्लासरूम की तरफ चली जाते हैं। तीनों को नहीं पता था कि कोई उन पर नजर बनाए हुए हैं। मन्नत को तारा के साथ देखकर अदृक के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो इस वक्त अपने स्टाफ रूम में था, जो सिर्फ उसके लिए ही दिया गया था। असल में हुआ ये था, जब अदृक को मन्नत के अपने ही कॉलेज में एडमिशन लेने की बात पता चली तो उसने जल्दी से अपने दादाजी से गेस्ट लेक्चर के लिए कह दिया। उसके दादाजी बहुत हैरान थे। उनका पोता कॉलेज इंटरेस्ट क्यों ले रहा था। पिछले 8 सालों से वो उसे मना कर थक गए थे कि वो कभी कॉलेज जाकर बच्चों को मार्केटिंग और बिजनेस की क्लासेस दिए, लेकिन कभी भी अदृक ने उनकी बात सुनी नहीं थी और इस पर वो सामने से कह रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि उसने ये भी कहा था कि उनका नाम किसी को बताया ना जाए, इसलिए टीचर्स ने उनके बात मान ली थी। लेकिन उसके दादाजी ने ये बात नहीं मानी, उन्होंने उसका नाम अनाउंस कर दिया। वैसे अदृक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो यहाँ पर सिर्फ मन्नत के लिए आया था। अदृक ने अपनी माँ को ये सब बताया था कि वो कॉलेज में पढ़ने को तैयार है। जब वह घर गया था, उसकी माँ ने ही उसके दादाजी से बात की थी। सब लोगों को हैरान तो थी कि अदृक के दिमाग में क्या चल रहा है, पर कोई समझ नहीं पा रहा था। इतना तो उन्हें पता चल गया था कि ऐसा कुछ है जो अदृक को शायद बदल देगा। वो लोग इसी में काफी खुश थे। वहीं दूसरी तरफ अदृक अपने लैपटॉप पर मन्नत की हर तस्वीर को देखते हाय कहे था है, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए डर नहीं मोहब्बत होनी चाहिए बच्ची। जैसे उस दिन तुम मेरी केयर कर रही थी, तुम मेरे लिए अनजान थी, पर फिर भी तुम मुझे बचाने आई। अपने गले में पहना हुआ वो स्कार्फ तुमने मेरे पेट पर बांधा। किस तरह तुम मेरे खून रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं इतना कमजोर नहीं था जितना कि मैं तुम्हारे सामने बन रहा था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम मेरी केयर कर पाओगी कि नहीं। तुम वो पहली लड़की हो जिसके लिए मेरा दिल धड़कने लगा है। तुम खुद मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो तो मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। अब तुम अदृक वालिया की शिद्दत और जुनून देखने वाली हो। तुम सिर्फ मेरी बाहों में कैद होना है। तुम्हें लगता है तुम हवा में उड़ सकती हो, नहीं तुम्हें तो मेरी पिंजरे में कैद होना है। इतना कहकर वो एक अजीब सी मुस्कुराहट देता है और किसी संकी की तरह मन्नत की फोटो को छू रहा था। अगर मन्नत उसे इस तरह दिखती तो शायद बेहोश हो जाती। क्लासरूम ब्रेक के बाद पहले जो लेक्चर था वो अदृक का था। सभी बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि शायद उनकी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज्यादा था। हमारी मन्नत चुपचाप अपनी बुक में सर झुकाए हुए बैठी थी। उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। थोड़ी देर पहले मीरा ने उसे कहा था कि वो अदृक वालिया को नोट पर सर्च कर ले, पर हमारी मन्नत ने अपने बालों को लहराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे सर्च करना होगा तो मैं अपने भाई को सर्च करूंगी, तरुण रायजादा को, क्योंकि वो भी बिजनेस में बहुत आगे है। मीरा तो हैरान थी। मन्नत रायजादा परिवार की बेटी है, लेकिन रायजादा परिवार की कोई बेटी है ये तो मीडिया में कभी अनाउंस ही नहीं हुआ। तारा का भी मुंह खुला रह गया था, ये कैसे पॉसिबल है। रायजादा परिवार भी कोई आम परिवार नहीं है, बहुत बड़ा परिवार था, नाम बहुत बड़ा था। उनकी बेटी को सालों तक छुपाए रखा गया क्या। लेकिन दोनों ने मन्नत से यह क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं की थी। शायद उनकी समझ आ गया था कि ये लड़की हद से ज्यादा मासूम है। शायद इसी वजह से मन्नत का सच छुपा कर रखा गया हो। बड़े परिवारों में ये होना आम बात है, उनके बच्चों को छुपा कर रखा जाता है उनकी सेफ्टी के लिए। और यहाँ पर किसी को किसी के सरनेम से कोई लेना देना नहीं था, हर कोई बराबर था, सब पढ़ने आए थे। क्लास में मन्नत काफी बोर हो रही थी। अभी सिर्फ 2 मिनट से बीते थे कि पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। महंगे जूते की टक टक के साथ एक इंसान चलकर अंदर आ रहा था। मन्नत का दिल जोरों से धड़क रहा था। आज पहली बार वो इतने बड़े इंसान से मिलने वाली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये कौन है। काफी बच्चे एक्साइटमेंट से अदृक को देख रहे थे। इतने करीब से इतनी बड़ी आदमी को देखना कोई नॉर्मल बात तो नहीं थी। सब लोग अपने आप को लकी मैन कह रहे थे। अगर उन्हें फोटो खींचना अलाउड होता तो शायद वो खींच लेते। अदृक ने सबसे पहले आसपास नजर दौड़ाई। उसकी
नजरें ठंडी थी, बच्चे अंदर तक कांप गए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कई लोगों ने तो आज पहली बार उसे देखा था। मीडिया में उसकी फोटो काफी पुरानी थी, नई फोटो मीडिया के पास नहीं थी। ये लड़का कितना हैंडसम है, लड़कियां ये मन में सोच रही थी और आहें भर रहे थे। तारा बस अद्रिक को देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या वो सोच रही है वो पॉसिबल है? उसने अपना सिर झटका। अभी वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, फिलहाल वो मजे लेने के मूड में थी। मन्नत ने अपना सिर उठाकर सामने खड़े इंसान को देखा, जिसे सब लोग खड़े होकर वेलकम कर रहे थे। 2 पल के लिए उसकी नज़र सामने खड़े इंसान पर ठहर गई। वो सच में बहुत हैंडसम था, लेकिन एकदम से मन्नत का ध्यान उसकी आंखों पर गया। अद्रिक मास्क नहीं पहना था। मन्नत उसकी आंखों को समझने की कोशिश कर रही थी, जो उसे पर टहारी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब से इमोशन से एक खालीपन था। पता नहीं मन्नत को क्या महसूस हो रहा था। उसने जल्दी से अपनी नज़र को झुका ली। शायद अद्रिक की नज़रों का तेज बहुत ज्यादा था। वो सोच नहीं पा रही थी। उससे लग रहा था उससे सांस नहीं आ रही है। अब तक जितने भी टीचर पढ़ कर गए थे वो सब बहुत ही फ्रेंडली थे, लेकिन ये सामने खड़ा इंसान एक डरावना इंसान था, जिसका ऑरा इतना खतरनाक था कि कोई सोच भी नहीं सकता था उससे भी खतरनाक उसकी पर्सनैलिटी थी। वो कहीं से भी एक टीचर नहीं लग रहा था। मन्नत उसके सामने एक छोटी बच्ची ही लगती। वो 6 फीट 3 इंच का इंसान किसी हेवन की तरह था। मन्नत को यूं अपने नजरों चुराता देखकर अद्रिक के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान थी। बच्चे समझने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि बहुत शांत खड़ा था अद्रिक। घड़ी की सुई की आवाज भी सबके कानों में पड़ रही थी। अगर वहां पर एक मच्छर की आवाज भी होती तो सुनाई देती। इतनी शांति थी, शायद आसपास लोगों को अपनी सांसों सुनाई दे रही थी। तभी अद्रिक सब पर एक नज़र डालकर कहता है, मैं हूँ आपका नया टीचर अद्रिक वालिया। मेरे बारे में आप लोग जानते होंगे। मैं आपको बिजनेस और मार्केटिंग का लेक्चर देने आया हूँ। मेरी क्लास में जरा सी भी आवाज़ मुझसे बर्दाश्ती नहीं होती। मैं बाकी हूँ की तरह टाइम वेस्ट करने में विश्वास नहीं रखता। एक एक करके अपना नाम बताए ताकि हम क्लास शुरू कर सके। अपना परिचय देते वक्त सिर्फ अपने बारे में डिस्कस करें तो बेहतर होगा। मेरी क्लास 1.5 घंटे की होगी। अब तक बच्चे जो अद्रिक से मिलने के लिए खुश हो रहे थे, उसकी इस तरह की बातें सुनकर अब डर रहे थे। वो सबको सरेआम धमकी दे रहा था कि अगर उसके क्लास में कोई गड़बड़ होगी तो उसका जिम्मेदार वो खुद होंगे। तारा बस मुस्कुरा रही थी। उसका भाई क्या बिजनेस करने आया था? इन छोटे बच्चों को डराकर उसे क्या मिलता? मीरा भी घबराई थी। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी उन्हें सरे आम धमका रहे थे और इसके बारे में किसी से कुछ कह तक नहीं। लेकिन मन्नत उसके सिर से ऊपर बातें जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। अद्रिक की आवाज में तो उसे सुनाई नहीं दे रही थी। वो तो उसकी वो गहरी आंखें से डर रही थी। मन्नत की हवा पूरी तरह से टाइट हो गई थी। उसे लग रहा था उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसे अब अपने घर वालों की याद आ रही थी। अद्रिक एकटक उसे देखे जा रहा था और जब भी नजर चुरा कर उसे देखती तो वो इसे ही शिद्दत और जुनून से देख रहा होता, किसी पागल की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे वो पलके तक नहीं झपका रहा हो। अब तक बच्चों ने ये चीज शायद नोटिस नहीं की थी, वरना मन्नत इस क्लास की सबसे बड़ी बात बन चुकी होती। एक एक करके बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया था। मन्नत तारा के साथ 3rd रो में बैठी थी। आगे के सारे बच्चे इंट्रोडक्शन दे चुके थे। एक एक करके सबका नंबर रहा था। अद्रिक को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीजों में। वो तो यहाँ सिर्फ मन्नत के लिए था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बच्चों का फ्यूचर खराब कर देगा। ये कॉलेज उसके दादाजी का सपना है। उनकी जिंदगी की पूंजी इतने अमीर होने के बाद भी इस कॉलेज पर अपनी जान छिड़कते हैं। अद्रिक ऐसा वो कभी नहीं करेगा, भले ही वो इतना पत्थर दिल क्यों ना हो। मन्नत तो सर झुकाए ऐसे बेटी थी जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। वो तो अपना पूरा ध्यान अपनी बुक में गड़े हुए थे ताकि अद्रिक को इग्नोर कर सके, पर पॉसिबल नहीं था। तारा का नंबर आया। उसने अपना नाम सिर्फ तारा बताया। तभी मन्नत का नंबर आता है, पर वो उठने को तैयार नहीं थी। मीरा उसकी बाजू पर हल्का सा टेप करते हुए कहती है, बहन तेरे नंबर है, फिर बाद में मेरा आएगा। तू इतना घबरा क्यों रही है? सर को देखकर मन्नत का बिल्कुल भी अद्रिक का सामना करने का मन नहीं था। उसकी आंखों में वो पागलपन देख रही थी। बहुत हिम्मत करके उठती है। अब पूरी क्लासों से देख रही थी और ये चीज अद्रिक को कैसे बर्दाश्त होती। उसे गुस्सा
आने लगा था वो उसकी मन्नत थी, कोई उसे कैसे देख सकता है। वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी मन्नत पर कोई नजर रखे। टेबल पर जोर हाथ मारकर कहता है, सबकी नजारे आगे। उसके हरकतें मन्नत को अंदर तक हिला दिया था। उसका वो गुस्से वाला चेहरा मन्नत को डराने के लिए काफी था। मन्नत ने अब तक कभी ये सब देखा ही नहीं था। च12 राक्षस कहीं का, अब तक कोई उसे कैसे देख सकता है। वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी मन्नत पर कोई नजर रखे। टेबल पर जोर से हाथ मारकर कहता है, सबकी नजारे आगे। उसके हरकतें मन्नत को अंदर तक हिला दिया था। उसका वो गुस्से वाला चेहरा मन्नत को डराने के लिए काफी था। मन्नत ने अब तक कभी ये सब देखा ही नहीं था। अब आगे सारे बच्चे अदृक की तरफ देख रहे थे। उसने इतनी जोर से टेबल पर अपना हाथ मारा था कि मन्नत अंदर तक डर गई थी। उसने अपनी पहनी हुई फ्रॉक को कस के पकड़ लिया था। उसकी हिम्मत नहीं थी सामने खड़े इंसान को देख सके। वो मन में खुद को शांत कर रही थी और धीरे से उसने अपना नाम बताया, मन्नत। उसकी आवाज जैसे मिश्री घोल कर गई हो। इतनी अच्छी आवाज थी कि सब लोग उसकी तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। लड़कों को मोहित करने के लिए उसकी आवाज काफी थी। अदृक ने भी 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद उसे इतना सुकून मिला था। उसकी आंखें जब खुली तो वो शांत किसी झील की तरह थी। वो सामने खड़ी लड़की को देख रहा था जिसे अपना सिर अभी भी झुकाए हुआ था। अदृक का मन कर रहा था वो अभी मन्नत को गले लगा ले या फिर उसे किस कर ले। उसके वो चेरी जैसे होठ उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। पर फिलहाल वो क्लास में ये सोचकर ही उसका मन मुस्करा उठा कि वो किस हद तक इस लड़की का दीवाना बन चुका था कि अपना सारा काम छोड़कर यहाँ ये से पढ़ने आया था। तारा ध्यान से अपने भाई को देख रही थी। उसके एक्सप्रेशन से उसे समझने में वक्त नहीं लगा कि उसके भाई के दिमाग में ये लड़की बैठ चुकी है। पर कैसे मन्नत में ऐसा क्या खास है? हाँ, वो बहुत खूबसूरत है, पर ऐसी क्या चीज थी जो अदृक को मन्नत के लिए उसके कॉलेज तक ले आई थी? वो एक टीचर बनने को तैयार हो गया था। मन्नत जल्दी फिर से अपनी सीट पर बैठ जाती है। उसने एक लंबी सांस ली और थोड़ा सा झुक गई। आगे बेटे बच्चों के कारण अब वो दिखाई नहीं दे रही थी। अदृक समझ रहा था उसकी ये सारी हरकतें, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक एक करके सबने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद क्लास शुरू हो गई। क्लास लगभग 1.5 घंटे की थी और इन सब चीजों में आधा घंटा निकल चुका था। अदृक ने जब पढ़ना शुरू किया तो सब बच्चे ध्यान से पढ़ने में लगा दिया। उसके पढ़ने का तरीका इतना शानदार था कि दोबारा पूछने की किसी की जरूरत नहीं महसूस कर रहा था। मन्नत भी काफी इम्प्रेस थी क्योंकि एक एक चीज डिटेल में समझा रहा था। बेस्ट होता क्यों नहीं, इतने सालों से बिजनेस का वो रिकॉर्ड तोड़ रहा था। इतना शानदार टीचर शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं हो। 1 घंटा कैसे बीत गया इसका एहसास शायद किसी को हुआ ही नहीं। हर कोई अपने नोट्स बनाने में लगा हुआ था। वो लोग जानते थे इस इंसान को दोबारा पूछने में भी उन्हें पूरी हिम्मत बटोरनी होगी। वैसे शायद इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका हर चीज एक लॉजिक के हिसाब से था। उसके हर एग्जाम्पल बहुत शानदार। तारा खुद काफी खुशी थी कि उसका भाई उसे पढ़ने वाला है, वरना ये नसीब उसका कहा था। 1 घंटे बाद अदृक सब की तरफ देखते हुए सिर्फ एक शब्द कहे, कल के लेक्चर में मिलते हैं। उसकी आवाज फिर से ठंडी होने लगी थी। बच्चे जल्दी से अपना सर झुका लेते हैं। अदृक की नजरों मन्नत को ढूंढ रहा था जो छुपाने की कोशिश कर रही थी। तारा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। मन्नत का यूं घबराना अदृक के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ गया था। उसकी मुस्कुराहट आम लोगों की तरह नहीं थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी बहुत डरावनी लग रही थी। उसने अपनी बुक्स और कोट उठाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही हमारी मन्नत ने अपना सर उठाकर देखा और अपनी बाहों को खोलकर एक लंबी अंगड़ाई ली। ऐसा लग रहा था पिछले 1 घंटे से वो छुपाने में अपनी पीठ को दर्द दे रही थी। उसे इस तरह करता देख तारा ने थोड़ा सा उसकी टांग को खींचते हुए कहा, तुम अदृक सर से इतना डरती क्यों हो? मन्नत मुंह बनाकर कहती है, मैं कोई नहीं डरती उस इंसान से। वो बिल्कुल हेवन की तरह है। ऐसा लगता है किसी और दुनिया से आया हो राक्षस। मीरा जो उसके बिल्कुल पास बैठी थी वो डरते हुए कहती है, पागल लड़की, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो और किसके बारे में कह रही हो? 1 मिनट नहीं लगाएंगे उनका हमें इस कॉलेज से बाहर फेंकने में। ये उन्हीं का कॉलेज है और तुम मुझ पर तरस खा
लो, स्कॉलरशिप पर आया हूँ, मंत उसके कंधे पर टेप करते हुए कहती है। तुम डरो मत, वो कोई राक्षस तोड़ी है जिसके लंबे लंबे कान होंगे, उससे मेरी बातें थोड़ी सुनी होगी। अंदर ही उसे डर भी लग रहा था। अगर अद्रिक उसकी ये बकवास सुन लेता तो अब तक क्या होता। तारा हंसते हुए कहती है, चलो लेक्चर पूरे हो गए, घर चलते हैं। तीनों एक दूसरे को बाय कहते हैं और बाहर की तरफ चली जाती है। मेरा वही कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। मन्नत और तारा साथ में बाहर आते हैं। मन्नत ने देखा उसका भाई पहले ही खड़ा था उसके लिए। ये देखकर वो भागकर अपने भाई की गले लग जाती है। तरुण उसे गले लगाते हुए कहता है, क्या हुआ मिर्ची, इतना क्यों भान कर आ रही हो, क्या अंदर कोई भूत देख लिया। मन्नत को अद्रिक चेहरा याद आ गया, वो किसी राक्षस से कम थोड़ी था। वो मुंह बनाकर कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। तरुण उसके नाक को पिंच करते हुए कहता है, तुम कितना खाती हो, मोटी हो जाओगी। वही तारा ये सब दूर से देख रही थी। उसका ड्राइवर उसे लेने आया था। वो तरुण को देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी, पर उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। वो बिजनेसमैन था, मीडिया में छाए रहने वाला लड़का। 28 साल की उम्र में रायजादा कंपनी को वो ऊपर लेकर गया था, और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो अद्रिक की तरह थोड़ा सनकी भी था। जो चीज उसे पसंद नहीं आती थी वो उसे हटा देता था। मन्नत जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। तरुण काकी दूर को बंद कर दूसरी तरफ जा रहा था कि उसकी नज़र तारा पर पड़ गई। उसे एक नज़र में वो पहचान गया था कि वो तारा वालिया है, पर उसे हैरान नहीं हुई ये कॉलेज वालिया परिवार का था। तारा के चेहरे पर तरुण को देखकर स्माइल थे, पर तरुण का चेहरा भावहीन था, जैसे उससे फर्क न पड़ा हो। वो एक पत्थर दिल इंसान है। लड़कियों की करीब जाना उसे कुछ खास पसंद नहीं। तरुण को इतना बिना भाव के जाता देख तारा का मुंह बन गया। उसने मन में सोचा, खड़ूस कहीं का, और वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। दूसरी तरफ मंत जल्दी से अपना फोन देखते हुए कहती है, आपको पता है हमें पढ़ना कौन आया है। तरुण का चलाते हुए कहता है, कौन आया है। मन्नत मुंह बनाकर कहती है, अद्रिक वालिया, एक नंबर का राक्षस कहीं का। तरुण एकदम से कर रोक दी। उसने मन्नत को घूरते हुए कहा, तुमने क्या कहा, अभी अभी कौन पढ़ने आया है। मन्नत ने फिर से कहा, अद्रिक वालिया। तरुण ने उसके हाथ से फोन लेते हुए कहा, उसकी क्लास में सीरियस रहना, कोई बदतमीजी मत करना उसके साथ। मन्नत ने अपना फोन तरुण से खींचते हुए कहा, क्यों भाई, मैं बदतमीजी क्यों ना करूं, वो किसी राक्षस की तारा है, सारे बच्चों को डराता रहता है, वो हमें पढ़ने आया था कि धमकियां देने। तरुण उसे प्यार से कहता है, बच्चा मेरी बात सुनो, वो कोई आम इंसान नहीं है। हम जितने मर्जी बड़े या अच्छे परिवार से क्यों ना हो, हम वालिया परिवार का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। इसीलिए जितना हो सके उससे दूर रहना और कोशिश करना, उसके साथ बिल्कुल तमीज से पेश आना। उसे कौन सी बात बुरी लग जाए हमें नहीं पता। ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ झगड़ा नहीं कर सकते, पर उसके साथ उलझना नहीं चाहते, क्योंकि पापा ये नहीं चाहेंगे। पापा और विक्रम वालिया की दोस्ती काफी गहरी है। मन्नत ध्यान से तरुण के बातें सुन रही थी, फिर तरुण की तरफ देखकर कहती है, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, पहले मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ, पिज्जा खाना है मुझे। तरुण मन्नत को अद्रिक की सच्चाई नहीं बता सकता था कि वो कितना सनकी था, और वह मासूम थी। गलती से भी अगर ऐसा कुछ कह दिया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। 13 मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा जुनून है। अब तक मन्नत ध्यान से तरुण के बातें सुन रही थी, फिर तरुण की तरफ देखकर कहती है, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, पहले मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ, पिज्जा खाना है मुझे। तरुण मन्नत को अद्रिक की सच्चाई नहीं बता सकता था कि वो कितना सनकी था, और वह मासूम थी। गलती से भी अगर ऐसा कुछ कह दिया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब आगे कॉलेज के बाद अद्रिक अपने ऑफिस के लिए निकल गया था, क्योंकि बहुत सारा काम करना भी बाकी था। वो बिजनेस के साथ माफिया में भी इन्वॉल्व था, तो इसलिए उसे बहुत से अलग अलग काम करने पड़ते थे। इस वक्त उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठे लैपटॉप पर मन्नत की वो हंसी वाली वीडियो देख रहा था। उसकी वो अजीब अजीब से एक्सप्रेशन थे जब वो जीभ निकालकर तारा को चिढ़ा रही थी। अद्रिक अपने चेहरे पर मुस्कान को महसूस कर सकता था। उसकी आंखों में चमक थे, उसके मास्क की वजह से उसकी मुस्कान दिखाई नहीं दे
रही थी, पर आगे बेटा राका सब समझ रहा था। वो डर रहा था उसका बॉस एक लड़की के लिए सच में पागल हो चुका था। अद्रिक धीरे से कहता है, सिर्फ कुछ वक्त, फिर तुम हिमरी बाहों में आना है। तुम खुद चलकर मेरे करीब आना शुरू करोगी। मैं तुम्हें इतना दीवाना बनाने वाला हूँ अपना। इतना कहकर वो हंसने लगता है। राका के चेहरे पर पसीना आ रहा था। क्या उसके बॉस को कोई होश है? क्या कह रहे हैं? मन्नत उनके करीब क्यों आएगी? वो तो इस इंसान की आंखों से भी डर जाती है। राका ने अपने मन में सोचा, क्या उसके बॉस को कोई दिमागी खराबी है? वो सनकी की जैसे क्यों पेश आ रहा था? राका सालों से अद्रिक के साथ काम करता था। उसने उसके कितने सारे रूप देखे थे। उसका ये रूप था, वो बहुत ही केयरिंग और अच्छा इंसान था, सिर्फ अपनी माँ के लिए। दूसरा उसका रूप था, वो बिल्कुल पत्थर दिल रहता था लोगों के लिए। तीसरा उसका रूप था, वो बिल्कुल शांत और बिना भाव के रहता था परिवार के लिए। और उसका एक और रूप था मन्नत के लिए, एक अजीब सनकी के रूप में। वो किसी को पाने के लिए इस हद तक जा रहा था कि वो जो कभी नहीं करता था वो भी कर रहा था। दूसरी तरफ मन्नत इन सब चीजों से अनजान एक शॉप में बेटी पिज्जा खा रही थी। तरुण उसे मुस्कुराते हुए कहता है, मिर्ची ज्यादा मत खा, मम्मी को पता चलना तुम्हारे साथ मेरी भी बहुत ज्यादा क्लास लगेगी। यार तुझे पिज्जा क्या पसंद है? मुझे समझ नहीं आता। तुम और करण ये क्या फालतू फालतू खाते रहते हो? मन्नत उसका मुंह पिज्जा से भरा हुआ था। वो मुंह बनाकर कहती है, भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पिज्जा के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी, वरना मैं दादी को जाकर बता दूंगी कि अपने उनके बनाए हुए उस वेजिटेबल की बेइज्जती करी थी। तरुण मुंह बनाकर कहता है, मैं पिज्जा खिला रहा हूँ और तुम मेरे खिलाफ दादी को भड़का कैसे सकती हो? ये दादी कुछ नया बनाती रहती है, वो टीवी से देखकर जो मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर एक्सपेरिमेंट भी मुझ पर ही करती है। तुम और पापा और कारण हमेशा बच जाते हो क्योंकि उनके लाडले हो। बचा कौन? मैं और माँ। वो हमारे साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती है। तुम्हें पता भी है दादी ने कौन सी वेजिटेबल बनाई थी जिसका नाम भी कुछ भी नहीं पता? उन्होंने नमक की जगह चीनी मिला दी। मुझे ही पता है, मैंने अपने गले से नीचे कैसे उतरा उस रेसिपी को, मुझे समझ नहीं आता। वैसे तो माँ हिटलर बनाकर घूमती है, पर दादी की बनाए हो साड़ी सी सब्जी की इतनी तारीफ क्यों कर रही थी? तरुण की बात सुनकर मन्नत हंसते हुए कहती है, भाई वैसे कमाल की बात है ना, दादी को कोई सब्जी बनाने नहीं आती। हमारे दादाजी क्या खाते होंगे? तरुण अपना जो उसका कॉफी का सिप लेते हुए कहता है, मुझे कैसे पता होगा? एक बार फिर डैड ने बताया था कि घर के सारे काम नौकर करते थे। दादी को उनकी मम्मी डैडी ने भी उनसे कभी कुछ नहीं करवाया था, और यहाँ पर भी उन्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर जब डैड ने शादी कर ली तो फिर होंगे क्या ही जरूरत थी काम करने की। पर इस उम्र में उन्हें कुकिंग का शौक पता नहीं क्यों जग गया है, और किस बेवकूफ ने हम ये कहा है कि वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है। मन्नत हंसते हुए कहती है, मैं और करण भाई ने कहा था कि दादी से अच्छा खाना कोई बना नहीं सकते, इसलिए तो उन्होंने कुकिंग चैनल फॉलो कर लिया था कि वो नई नई चीज बनाकर आप पर और माँ पर ट्राई कर सके। मन्नत को हंसाता देख तरुण भी हंसने लगता है। उसकी ये बहन बहुत शरारती थी, इसी की वजह से सब कुछ होता था। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से घर की तरफ निकल जाते हैं। मन्नत को छोड़ने के बाद तरुण ऑफिस निकल गया था। उसकी कई सारी मीटिंग थी। मन्नत चाहते हुए अंदर आ रही थी। इस वक्त घर में काफी लोग थे। मन्नत जब अंदर आई तो सामने का नजारा कुछ अलग था। उसकी फैमिली के साथ एक फैमिली और बेटी हुई थी। मन्नत उनमें से किसी को जानते नहीं थी। हाँ, एक इंसान था जिसे वो जानती थी, और होता रघुनाथ वालिया, जो आज सुबह ही उसे कॉलेज में मिले थे। वो मन्नत को देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। मन्नत चुपचाप से अपनी दादी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी दादी सोफे पर बैठी थी। उसे अपने पास बिठाते हुए कहती है, यहाँ बैठ मन्नत, तुझे मिलवाती हूँ इन सब से। असल में हुआ ये था, अद्रिक का परिवार यहाँ इसलिए आया था क्योंकि अद्रिक के दादाजी उससे मिलने उसके ऑफिस गए थे। उन्हें पता तो चल चुका था कि पक्का कोई लड़की का चक्कर है, इसलिए अद्रिक कॉलेज में पढ़ने को तैयार हुआ है, वरना वो कभी नहीं मानता। कुछ देर पहले जब वो ऑफिस पहुंचे, अद्रिक का आलीशान ऑफिस में आराम से एक मीटिंग में बिजी था। उसके असिस्टेंट ने उसे बताया कि उसके
दादाजी आए हैं तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, जैसे उसे पता हो क्या होने वाला है। 15 मिनट्स बाद वो लोग एक लग्जरी केबिन में बैठे थे। अद्रिक के दादाजी उसे गुस्से से देखते हुए कहते हैं, आप मुझे बताओगे क्या चल रहा है? तुम एक लड़की के लिए कॉलेज आए हो, मैं सही कह रहा हूं ना? अगर ऐसा है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं। वैसे भी तुम्हारी दादी को तुम्हारी शादी में बहुत इंटरेस्ट है। अद्रिक बिना भाव के कहता है, मैं क्या चाहता हूँ, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मैं अपना मैटर खुद सॉल्व कर लूंगा, आपके यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। अद्रिक के दादाजी चिढ़ते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें बड़ा हूँ। 9 साल पहले जो कुछ हुआ था उसमें न तुम्हारी गलती थी ना आरव की। तुम नफरत में इतने आगे बढ़ चुकी हो कि तुम्हें सच दिखाई नहीं देता। अद्रिक टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा मैं नफरत में आगे बढ़ गया, पर आप जानते हैं न क्या हुआ था? उस गलती की वजह से मैं क्या सहा था। अद्रिक के दादाजी खामोशी से उसे देखने लगते हैं, फिर वो एक लंबी सांस लेकर कहते हैं, 9 साल बाद एक उम्मीद आई है कि तुम जिंदगी में नॉर्मल हो सकते हो, तो मैं उस उम्मीद को जाने कैसे दूं? मुझे बस जानना है कि तुम क्या चाहते हो या सिर्फ टाइम पास। अद्रिक गुस्से से कहता है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि अपना टाइम पास पर वक्त जाया करें। मेरे मैटर से दूर रहिए। वो जो भी है बस मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा जुनून है। अद्रिक के दादाजी के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वो भी अद्रिक की तरह अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठते हुए कहते हैं, साहिबजादे को प्यार हो गया है। अब बता ही दो कौन सी लड़की है, हम जल्दी से रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। अद्रिक घुरते हुए कहते हैं, मेरे मैटर से दूर रहे, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। अद्रिक के दादाजी भी उसे घूरते हुए देखते हैं। 5 मिनट्स तक वो एक दूसरे को घूर घूर कर देखना हो जाता है। उसके बाद अद्रिक के दादाजी हंसते हुए कहते हैं, अब ये ड्रामा बंद करो, जल्दी से बताओ। अद्रिक कुछ नहीं कहता तो उसके दादाजी वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो राका को काफी धमकाते हैं और मन्नत के सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। राका बेचारा क्या करता, उसका बॉस तो था ही पागल, पर उसके दादाजी उससे भी बड़े सनकी थे। कैसे हम आप सब, उम्मीद है कहानी पसंद आ रही होगी। धीरे धीरे कहानी कॉलेज के साथ साथ बहुत सी चीजें लेकर आएगी। मेरी कहानी है तो इमोशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा दर्दनाक अतीत भी है इस कहानी में जिससे मैं आपको रुलाया ना तो मत कहना। हमेशा की तरह आप लोगों से दिल से बस एक ख्वाहिश है, कमेंट थोड़ा बड़ा दे। आपके कमेंट बहुत खुशी देते हैं। लिखना मेरा फैशन है, इसके लिए मैं कितनी मुश्किल से वक्त निकलती हूँ, शायद आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी ऑफिस में मैंने अपना खाना भी छोड़ा है इसके लिए। सब लोग पूछते भी हैं मैं क्या करती रहती हूँ। घर आकर बहुत से कामों को निपटने के बाद मैंने कहानी को वक्त दिया है। मेरे पास सच में वक्त नहीं होता आपको इतनी अच्छी कहानी देने का। मकसद सिर्फ इतना है कि सामने से थोड़ी तारीफ मिल जाए, और कोई मकसद नहीं है। इतना कर दोगे तो बहुत खुशी मिलेगी। और जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए तो मैं दिल से दुआ करती हूँ वो लोग हमेशा खुश रहे। जब 14 अद्रिक और मन्नत का रिश्ता। अब तक अद्रिक कुछ नहीं कहता तो उसके दादाजी वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो राका को काफी धमकाते हैं और मन्नत के सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। राका बेचारा क्या करता, उसका बॉस तो था ही पागल, पर उसके दादाजी उससे भी बड़े सनकी थे। अब आगे मन्नत अपनी पलकों को झपका कर सामने बैठे लोगों को देख रही थी। सामने इस वक्त वो लोग बैठे थे जो उसके लिए काफी अनजान थे। अपनी दादी के कहने पर बस वो उनसे अच्छे से नमस्कार करती है और चुपचाप से फिर से दादी के करीब बैठ जाती है। मन्नत काफी खूबसूरत थी, हर कोई उसकी खूबसूरती में खोसा जाता था। तभी रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए मन्नत के पिता की तरफ देखकर कहते हैं, आज हमें कॉलेज में पता चला कि रायजादा परिवार की एक बेटी भी है। बड़ी हैरानी की बात है, अपने 19 साल तक अपनी बेटी को छुपा कर रखा। मन्नत ध्यान से सब कुछ देख रही थी। उसके मतलब क्या था नहीं कुछ वैसे तो, पर अपनी माँ के डर से चुपचाप से बैठी थी। उसे लग रहा था आज उसने कोई गड़बड़ कर दी है। स्कूल में भी मन्नत का सरनेम किसी को पता नहीं चला था, लेकिन आज कॉलेज में मन्नत ने गलती से अपना सरनेम बता दिया था। वैशाली की मन्नत की माँ हल्का मुस्कुरा कर कहती है, ऐसी बात नहीं है अंकल, आप जानते हैं ना जितने आप ऊपर उठते रहते हैं दुश्मन उतने बढ़ते हैं। सरला जी मुस्कुरा कर कहती है, वैशाली बिल्कुल ठीक कह रही है, इतनी प्यारी बच्चों को दुनिया के सामने लाना
खतरे से कम थोड़ी था। बड़े परिवारों में ये चीज बहुत आम थी, अपने बच्चों को छुपा कर रखना, ताकि लोगों ने उनकी कमजोरी ना समझ ली और उन पर कोई वार न कर सके। और रायजादा परिवार भी काफी अच्छा और अमीर परिवार था, तो वालिया परिवार को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। सरला जी ने मन्नत को अपने पास बुलाते हुए कहा, मेरे पास आओ बेटा। मन्नत ने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखाते उन्होंने इशारों से हाँ कह दिया। मन्नत जाकर सरला जी के पास खड़ी हो जाती है। सरला जी बस मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ कर अपने पास बिठा लेती है। उन्हीं के पास पूनम जी, विक्रम जी भी बैठे थे। पूनम जी के चेहरे पर काफी चिंता थी कि लड़की बच्ची जैसी है। पूनम जी जब से आई थी उनकी नज़र बस मन्नत पर थी। उसकी हरकतें, उसकी मासूमियत उनसे छुपी नहीं थी। वो मन में सोच रही थी, ये लड़की अद्रिक को कभी संभाल नहीं पाएगी। वो एक संकी की तरह था कि इस पल कौन सा रूप ले कोई नहीं जानता था। और जब बात रघुनाथ जी ने घर जाकर सबको सब कुछ बताया था, तो खुशी के साथ डर भी उसके दिल में बैठ गया था। पूनम जी यहाँ आने को तैयार नहीं थी। अद्रिक के मैटर में बोलना बहुत रिस्की हो सकता था, पर अंदर ही अंदर मन्नत को देखने की इच्छा उनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वह लोग यहाँ कोई रिश्ता लेकर नहीं आए थे, बल्कि बहाने से आए थे, क्योंकि रायजादा परिवार की लड़की के बारे में पता चला है और काफी वक्त से दोनों परिवारों में प्यार था। तो ऐसा क्यों था कि उन्होंने मन्नत के बारे में नहीं बताया। सरला जी अपने पास से एक बहुत प्यारा गिफ्ट निकाल कर मन्नत की तरफ बढ़ते हुए कहती है, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अब तक तुम ही कुछ भी नहीं दे पाए, क्योंकि तुम ही तो हम मुझसे छुपा कर रखा गया था। वैसे मैं तुम्हारी तरह दादी से नाराज हूँ। वो मेरी इतनी अच्छी सहेली है, उसने भी मुझे ये चीज नहीं बताई। सरला जी की बात सुनकर कलावती जी मुंह बनाकर कहती है, तुम तो बात ही मत करो। पिछले 3 सालों से तुम अब मुझसे मिल रही हो और सहेली की बात करती हो। पिछली बार मिस्टर शर्मा के बेटे की शादी में हम मिले थे और मुझे अच्छे से याद आई, तुमने अपनी साड़ी की इतनी तारीफ की थी कि लोग मेरी साड़ी अच्छे से देख तक नहीं पाए थे। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। वैशाली जी ने अपना सिर पीट लिया था। उनकी सास बिल्कुल बच्चे जैसी है। सरला जी ने बस हल्का मुस्कुराकर कहती है, हाँ अच्छी क्यों नहीं होती। मेरा पोता लेकर आया था मेरे लिए वो साड़ी, और तुम्हें भी अपनी साड़ी की तारीफ करनी चाहिए थी, वो काफी अच्छी थी। इतना कहना कि ताकि कलावती जी खुश हो जाती है और मन्नत को कहती है, गिफ्ट ले लो, ये बहुत अमीर है, इसका कुछ भी नहीं जाएगा। वही तो वैभव जी का मन कर रहा था वो कहीं भाग जाए, क्योंकि विक्रम जी उन्हें गुस्से से घुरे जा रहे थे। उन दोनों की दोस्ती काफी पुरानी थी, एक दूसरे की मदद भी करते आ रहे थे। वैशाली जी किचन की तरफ जाते हुए मन्नत को अपने साथ ले जाती है। कहीं ना कहीं मन्नत के लिए डर था, उन्हें और भी ज्यादा सताता था। अब कॉलेज पहुंचते ही मन्नत का सच लोगों के सामने आने लगा था। मन्नत की जिंदगी का एक ऐसा सच था जो वैशाली जी कभी भी उसके सामने नहीं आने दें, वरना वो अपनी बेटी को खो देगी और किसी से किया हुआ वादा भी। मन्नत अपना सर झुका के किचन में खड़ी थी और वैशाली जी गुस्से से उसे देख रही थी। जाहिर है मन्नत ने गलती की थी अपना सरनेम बता के। दूसरी तरफ अद्रिक ऑफिस में था और गुस्से से जल रहा था, क्योंकि राका से उसे पता चल चुका था उसके दादाजी मन्नत के घर पहुंच चुके थे, वो भी पूरे परिवार के साथ। अद्रिक सिगरेट के कश लेते हुए कहता है, आप मेरे मामले में क्यों आ जाते हैं, जबकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसका रूप काफी डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी को मारने की इच्छा जाता रहा हो। अद्रिक को इतना गुस्सा आ रहा था कि शायद अगर कोई इस वक्त उसके दुश्मन उसके सामने होता तो वो उसके 1000 टुकड़े कर देता। वैसे भी रात हो चुकी थी। उसने अपने शर्ट को उतारकर सोफे पर रखा हुआ था। सिगरेट और शराब हमेशा उसके पास होती थी। शायद वही उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसे उन पुराने यादों से बाहर लेकर आई थी। अद्रिक अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को देखकर कहता है, तुझे भी ज्यादा नशा है उसमें, पर फिलहाल तुझे से काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी बच्ची मुझे काफी दूर है। बस कुछ दिनों की बात, उसे हमेशा मेरी बाहों में रहना है। इतना कहकर वो हंसने लगता है। रायजादा मेंशन। वही मन्नत इन सब चीजों से अनजान चुपचाप से अपनी माँ की डांट खा रही थी।
वैशाली जी की आंखों में दर्द था और उदासी थी। अपनी बेटी को खोने का दर्द जो वो मन्नत को समझा तक नहीं सकती थी। ऊपर से ये लड़की इतनी मासूम थी कि कोई भी इसका फायदा उठा सकता था। थोड़ी देर बाद वैशाली जी कुछ स्नैक्स लेकर बाहर आती है। उनके पीछे मन्नत भी, जो उनके पीछे पीछे ही चल रही थी, किसी छोटे बच्चों की तरह जो अपने मन की साड़ी के पल्लू को पकड़कर उसके पीछे पीछे चलता है। पूनम जी ये सब देख रही थी। उनका दिमाग तो जैसे काम ही नहीं कर रहा था। उनका डेविल बेटा और ये मासूम सी बच्ची, उन्होंने मन में बस इतना सोचा, ये पॉसिबल ही नहीं है। पर वो अनजान थी मन्नत के लिए अदृक की पागलपन इस हद तक बढ़ चुका था कि वो पूरी दुनिया को तहस नहस करने को तैयार था। मन्नत की हालत खराब होगी जिस दिन उसे अदृक की फीलिंग्स का पता चलेगा। पता नहीं लड़की भागकर कहाँ जाएगी। ये सोचकर मुझे हंसी आ रही है। इनका रोमांस कितना अच्छा होगा। नायक की जुनून मोहब्बत है तो दूसरी एक नंबर की बेवकूफ। जब 15 अदृक मन्नत के कमरे में। अब तक पूनम जी ये सब देख रही थी। उनका दिमाग तो जैसे काम ही नहीं कर रहा था। उनका डेविल बेटा और ये मासूम सी बच्ची, उन्होंने मन में बस इतना सोचा, ये पॉसिबल ही नहीं है। पर वो अनजान थी मन्नत के लिए अदृक की पागलपन इस हद तक बढ़ चुका था कि वो पूरी दुनिया को तहस नहस करने को तैयार था। अब आगे रात का वक्त। वालिया परिवार जा चुका था। मन्नत अपने रूम में बेटी गिफ्ट को देख रही थी। उसने मन में सोचा, ये लोग कितने अमीर होंगे। वैसे तो वो खुद भी बहुत अमीर घर से थी, लेकिन वालिया का परिवार कुछ अलग ही था। उसे हर कोई अलग अलग गिफ्ट देकर गया थे। अदृक की दादी ने उसे बहुत प्यारी घड़ी दी थी जिसमें डायमंड लगे हुए थे। पूनम जी उसके लिए बहुत प्यारा सा एक सेट लेकर आई थी, जो पंडे सेट था, जिसमें बहुत खूबसूरत थी सेम लिखा हुआ था और उसमें भी डायमंड लगे हुए थे। अदृक के दादाजी मन्नत को फ्लैट गिफ्ट करके गए थे। ये सब थोड़ा अजीब था। वैशाली जी को समझ नहीं आया वालिया परिवार इतना मेहरबान क्यों हो रहा था उनकी बेटी पर। उन्हें लगा शायद उनका पुराना रिश्ता है, इसीलिए इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए जा रहे थे। वो लेना नहीं चाहते थे, पर विक्रम वालिया ने बहुत ज्यादा कहा, इसलिए वो लोग मना नहीं कर पाए। अदृक का परिवार तो यहाँ पर मन्नत को देखने आया था। रिश्ता वह लोग अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक अदृक खुद नहीं कहता वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अपनी तरफ से इस लड़की को अपनी बहू तो वह लोग मान चुके थे। इतना तो तय था कि मन्नत उनके घर बहू बनकर आएगी। अब कब आएगी ये तो आइडिया उन्हें नहीं था, इसीलिए रायजादा परिवार को उन्होंने कुछ नहीं कहा। मन्नत उन गिफ्ट को देखकर सोच रही थी वो उसे पहने या नहीं। उसे वो घड़ी और पेंडेंट काफी पसंद आया था। वह बहुत ही यूनिक था और काफी अच्छे ब्रांड का था। मन्नत के पेट से गुड गुड की आवाज आती है, जिसका मतलब साफ की उसे भूख लग गई है। मन्नत ने पिज्जा खाने के बाद घर आने के बाद कुछ भी नहीं खाया था। उसे डांट से डर लग रहा था। जैसे ही वालिया परिवार निकला वो ऊपर आ गई और तब से वो अपने रूम में ही थी। वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, मन्नत मर जाएगी भूख से, तू पहले कुछ खा ले। अब तक माँ का गुस्सा शांत हो गया होगा। मन्नत खुद से बातें करते हुए जल्दी से पहले कपड़े चेंज करने जाती है, क्योंकि जब से वो घर आई थी वो वही कपड़े पहनकर घूम रही थी। उसने अपना क्यूट सा नाइट सूट पहने और नीचे की ओर चली गई। दूसरी तरफ वालिया हाउस में सब लोग हाल में ही बैठे हुए थे और मन्नत के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। सरला जी की तो आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हर किसी को वो मन्नत की फोटो दिखाए जा रही थी जो उन्होंने चुपके से ली थी। वो उसमें भी इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या ही कहना। रघुनाथ जी तारा की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें ये सब पता था तो हमें बताना चाहिए था। तारा मुंह बनाकर कहती है, मैं आपको बताती हूँ और भाई मुझे छोड़ देते। आपको पहले ही सब पता था। भाई इतने सीधे नहीं है। अगर लड़की का चक्कर होगा तभी वो कॉलेज जाने। इतने सालों से तो आप उन्हें देख रहे हैं, आज तक उन्हें कभी कोई पसंद आया पसंद आया अभी तो क्या। एक मासूम सी लड़की। पूनम जी का चेहरा अजीब सा हो रखा था। वह सच में डरी हुई थी। मन्नत की अच्छाई या मन्नत की खूबसूरती अलग बात थी, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उन्हें इस बात का था, मन्नत हद से ज्यादा मासूम थी। क्या उनके वो पागल बेटे को कभी संभल भी सकती थी। वालिया परिवार कोई बेवकूफ नहीं था, उन्हें समझा चुका था।
रायजादा परिवार मन्नत का कुछ ऐसा सच था जिसे वह लोग छुपा रहे थे। पूनम जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। रघुनाथ जी ने देख ली थी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। अपने पोते की हर हरकत की खबरों उन्हें थी। वो माफिया में किस हद तक आगे था कोई नहीं कह सकता था, और जितना सीधा वो दिखता था उठना होता नहीं। और दूसरी चीज 9 साल पहले हुए उस हादसे के बाद अद्रिक के अंदर एक राक्षस पैदा हो गया था। वो इतनी नफरत थी कि वो अपने भाई को भी उस नफरत में भूल औका था। सच इतना कड़वा था कि शायद कोई उसे अपने मुंह पर लेकर आना नहीं चाहता था, कोई उसे शब्दों में कहना नहीं चाहता था। रघुनाथ जी के चेहरे पर चिंता थी। अपनी बहू को इस तरह परेशान देखकर वो समझ गए थे कि उनकी बहू क्या सोच रही है। सबके खाना खाने के बाद पूनम जी अपने कमरे में जा रही थी। अद्रिक अभी तक घर नहीं आया था। उसका कोई अता पता नहीं था कि वो आएगा या नहीं। पूनम जी को सीढ़ियों से ऊपर जाता देखकर रघुनाथ जी हंसते हुए कहते हैं, अभी तक अपने बेटे का इंतजार कर रही हो और आप अपने कमरे में जा रही हो, इसलिए कह रहा था उस लड़की को ब्याह कर ले आते हैं, तुम्हारा बेटा अपने आप घर आ जाता। पूनम जी दर्द से मुस्कुरा कर कहती है, पापा आप जानते हैं ना, सब इतना आसान कुछ भी नहीं है। मुझे तो अब तक नहीं पता अद्रिक ने इस बारे में सोचा भी है कि नहीं। 9 साल पहले उस हादसे में उसने क्या कुछ को दिया था, मुझे मालूम नहीं हो रहा क्या सब ठीक हो गया है। जब वो ये सब करने के बारे में सोच रहा है, आपने मैंने कितनी कोशिश की थी उसे उस दर्द से बाहर लाने की, पर हम लोग हमेशा हार गए। सच कह तो आज मुझे उस लड़की को देखकर सिर्फ डर लगा। अगर वो लड़की मेरे अद्रिक की जिंदगी में आती है ना, तो उसकी जिंदगी मुश्किलों से भर जाएगी। अद्रिक कितना पागल है आप जानते हैं, वो किसी किस्म का इंसान है। आप ये भी जानते हैं वह लड़की हद से ज्यादा मासूम है, और शादी जैसा सवाल उसे पता तक नहीं होगा। मैं चाहती हूँ अद्रिक अपने प्यार को पाए, मैं अपने बेटे की खुशी चाहती हूँ, पर किसी की जिंदगी बर्बाद करके नहीं। इतना कहकर वो सीढ़ियों से ऊपर कमरे की तरफ चली जाती है। उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी आंखों में उदास और दर्द था, शायद कुछ एक साथ जो वो सबसे छुपा कर बेटी थी। रघुनाथ जी अपने चेहरे पर जो स्माइल लेकर आए थे वह गायब हो गई थी। वो हल्के गुस्से से कहते हैं, 9 साल पहले जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी, मेरे पोते की भी नहीं और तुम्हारी भी नहीं। चाहे तुम में इस रिश्ते के खिलाफ हो या फिर नहीं, पर मैं उस लड़की को इस घर में लेकर आऊंगा। वो इकलौती एक लड़की है जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सकती है, जो मेरे पोते को संभाल सकती है, जो सन की को इंसान बन सकती है, और मैं उसे इस घर में लेकर आऊंगा, वो भी इज्जत और सम्मान से। पर अभी नहीं, अभी चुप रहना सही होगा। मुझे सब कुछ जानना होगा उसके बारे में। इतना कहकर वह भी अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। रात की 1:30 बजे मन्नत के घर में मन्नत गहरी नींद में सोई हुई थी, इस बात से अनजान की उसके बेड पर एक लड़का बैठा उसे देखे जा रहा था, और वो कब से बैठा था इसका अंदाजा उसे नहीं था। वो तो अपनी नींद में सपनों की दुनिया में घूम रही थी। उसने इतना ज्यादा खा लिया था कि उसे हद से ज्यादा नींद आ रही थी। अद्रिक मन्नत के रूम में बालकनी से ऊपर आया था। उसका डोर बंद होते हुए भी उसने उसके रूम की नकली चाबी बनवा ली। वही पैसों से क्या नहीं खरीदा जा सकता। अद्रिक ने मन्नत के घर के हर नौकर को खरीद लिया था। अब उसके हर खबर उसके पास थी। उसने क्या खाया, उसने क्या पहना, यहाँ तक कि उसने क्या बात की। अद्रिक हल्का सा झुककर बिल्कुल उसके करीब लेट जाता है। उसने उसे थोड़ी दूरी बनाकर रखी थी। वह बस उसे देखना चाहता था। ये तड़प उसे पागल कर रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके होठों को छुआ। अद्रिक को अपनी पूरी बॉडी में अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। वह मुस्कुरा उठा। अब उसकी मुस्कुराहट में कोई भी दर्द नहीं था, बल्कि संतुष्टि थी, जैसे उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज उसके सामने हो। उसके होठों के कोने तोड़ मुए हुए थे। वो धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, तुम हिपता भी है, तुम कितने सॉफ्ट हो, तुम हम बस छूने से ही मेरी पूरी बॉडी इस तरह रिएक्ट कर रही है। जब तुम मेरी बाहों में मेरी नाम का सिसकिया लेते हुए आहे भर रहे होंगे तब क्या होगा। और तुम सब चीजों से अनजान हो, मुझे ये भी पता है। तुम्हें सब कुछ सीखना पड़ेगा। चिंता मत करो, कल से तुम्हारी हर क्लास शुरू होने वाली है। एक
एक कदम तुम मेरे करीब बढ़ाने वाली हो, बस कुछ दिन और मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, बस तुम्हारा होना है मुझे। इस वक्त वो काफी शांत लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कोई माफिया कह रहा हो। इस वक्त वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह बात कर रहा था। उससे उसका सुकून मिल गया था, जो सालों पहले गायब हो गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक एंड कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।